आज के इस 11वें एपिसोड में एक महत्वपूर्ण पक्ष जो गांधी जी के पूरे चिंतन और राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है शिक्षा, उस पर बातचीत करेंगे। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रही को शिक्षित होना पड़ेगा, सत्याग्रह की शिक्षा लेनी होगी, उसको एक तैयारी करनी होगी। पाठक जानना चाहता है किस तरह की शिक्षा, हम लोग जो शिक्षा ले रहे हैं, जो शिक्षा हमें मिल रही है, क्या वो शिक्षा पर्याप्त नहीं है, क्या उससे भारतीयों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, यह जो शिक्षा हम हासिल कर रहे हैं यह समाज से हमें अलगाने की तालीम ज़्यादा देता है बनिस्बत इसके समाज से जुड़ने के। कहते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ तो यह होना चाहिए कि हम अपने आसपास के समाज को किस तरीके से और ज़्यादा उन्नति की ओर ले जाएं। लेकिन ज़्यादातर शिक्षित लोग समाज से अपने आप को ऊपर मान करके व्यवहार करने लगते हैं और वह समाज को हीन देखने लगते हैं, व्यापक समुदाय को हीन देखने लगते हैं, और इससे शिक्षा का आशय पूरा नहीं होता है। पाठक जानना चाहता है कि आपका क्या आशय है शिक्षा से, और इसको विस्तार से बताइए कि शिक्षित होने का क्या मतलब है। अक्षर ज्ञान क्या शिक्षा नहीं है? गांधी जी कहते नहीं, अक्षर ज्ञान यदि हो तो ठीक है, अक्षर ज्ञान भी शिक्षा का एक स्वरूप है, लेकिन वह उन्हीं अर्थों में सिमट करके शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य नहीं हो सकता है कि हमने किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया। यदि शिक्षा हमें व्यापक समुदाय से नहीं जोड़ती, सत्य के साक्षात्कार तक नहीं पहुंचाती, तो उस शिक्षा का कोई खास प्रयोजन नहीं है। पाठक प्रतिवाद करता है, कहता है कि आपने भी तो शिक्षा इसी माध्यम से ली है, और ये जो बातचीत आप कर रहे हैं इसी शिक्षा के आधार पर कर रहे हैं, आप शिक्षित हुए हैं इसी पद्धति से। संपादक कहता है कि मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि यदि मैंने ये शिक्षा न भी ली होती तो भी मैं बहुत निकम्मा नहीं रहता। यहाँ एक संपादक से ऊपर उठकर गांधी जी स्वयं अपने ऊपर ही लगभग उसको ले आते हैं, और यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वह गांधी जी हैं। कहते हैं मैं बहुत निकम्मा नहीं रहता, मैं कुछ न कुछ बेहतर तो ज़रूर ही करता। कहते हैं कि शिक्षा, दरअसल आप जिस मैकाले पद्धति की शिक्षा की बात करते हैं, मैं मैकाले के सोच में उतरना नहीं चाहता कि मैकाले ने क्या सोच कर इस तरह की शिक्षा दी, लेकिन जो उसकी आलोचना है मैकाले की कि उसने भारतीयों को क्लर्क बनाने के लिए, एक वर्ग तैयार करने के लिए और ज़्यादा गुलाम पैदा करने के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई अंग्रेजी शिक्षा की, अपने निष्कर्ष में तो वही लगभग सच है। इस शिक्षा से भारतीयों का कल्याण नहीं हुआ, बल्कि हम गुलामी के मोह में, गुलामी के पाश में ज़्यादा जकड़े। कहते हैं कि आज यदि आप भारतीय संदर्भ में गुलामी की बात करें तो वही लोग ज़्यादा आपको गुलाम दिखेंगे। इसकी चर्चा गांधी जी पहले भी कर चुके थे कि वही लोग गुलाम हैं जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं। गांधी जी कहते हैं कि यह एक वास्तविक तथ्य है कि शिक्षा जो है इसने हमें ज़्यादा गुलाम बनाया है। कहते हैं कि यदि आपको अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा मानना हो, तब भी आप अपनी भाषा में शिक्षा लेने से परहेज क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं भारत में तमाम तरह के विद्यालय थे, तमाम तरह की परंपराएं थी शिक्षा देने की, और हम नहीं मान सकते कि वो परंपराएं गलत थीं। उससे लोग शिक्षित नहीं होते थे, उससे लोग प्रज्ञावान नहीं हो। प्रज्ञा शब्द का इस्तेमाल गांधी जी करते हैं कि यह एक वह शिक्षा जो मनुष्य के भीतर एक प्रज्ञा जन्म देती है, वह शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। वही शिक्षा वास्तविक तौर पर शिक्षा है। कहते हैं कि यदि आज हम बहुत भूगर्भ के बारे में बहुत जान लें, भौतिकी शास्त्र के बारे में बहुत जान लें, गणित के सारे सूत्र रट लें, रसायन शास्त्री हो जाएं, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य समाज के हित में हम कितना कर पाते हैं, वह नहीं कर पाते हैं, तो फिर शिक्षा का कोई उद्देश्य रह नहीं जाता है। कहते हैं कि हमें अपनी परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। यदि शिक्षा का वास्तविक अर्थ यदि हम लें, यदि अक्षर ज्ञान को भी शिक्षा माने, तो अपनी भाषा में अपनी परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। हिंदू को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, मुसलमान को अरबी फारसी का ज्ञान होना चाहिए,
और चूंकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें, इसलिए कुछ हिंदुओं को जानबूझकर या प्रयास से अरबी सीखनी चाहिए, फारसी सीखनी चाहिए, और कुछ मुसलमानों को संस्कृत सीखनी चाहिए। इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकेंगे, एक दूसरे के संश्रय में आ सकेंगे और राष्ट्र को, इस समाज को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। और शिक्षा यदि श्रम से जुड़ी ना हो, आजकल की शिक्षा जो है वो मनुष्य को श्रम से काटती है, श्रम विमुख करती है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य श्रम से जुड़ा होना चाहिए। शिक्षा वह है जो उसको श्रम से साक्षात्कार कराए। हम देखते हैं कि गांधी जी का शिक्षा संबंधी चिंतन लगातार उत्तरोत्तर विकसित होता गया और बाद में वर्धा योजना के नाम से, नई तालीम की योजना के माध्यम से देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था के सूत्रपात का श्रेय उनको जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने मस्तिष्क और हृदय और हाथ, इन सब के समन्वय की बात की, एक वास्तविक शिक्षित हृदय को लेकर के, वह आज तक एक बहस तलब माध्यम है। और भारत में शिक्षा के जो नए नए वैकल्पिक प्रयोग हो रहे हैं दुनिया भर में, उसमें भी बुनियादी तालीम या नई तालीम का एक अहम योगदान है। एक वैकल्पिक शिक्षा की अवधारणा की बात उस व्यवस्था में की जाती है। तो एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में गांधी जी शिक्षा की जो योजना, वो कहते हैं कि हर एक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा तो देनी ही चाहिए, और यदि उसको आवश्यकता हो तो वह अंग्रेजी का भी ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन आवश्यकता अनुसार। यह नहीं कि उसको अनिवार्यता बनाया जाए और अंग्रेजी जानने वाले को हम समाज में कोई बेहतर दर्जा दें, इस मानसिकता से ऊपर उठने की बात गांधी जी करते हैं। कहते हैं मैं किसी किस्म के ज्ञान का विरोधी नहीं हूँ। यदि अंग्रेजी में जो अच्छी किताबें, एक गांधी जी अनुवाद पर भी जोर देते हैं कि जो अच्छा ज्ञान है, चाहे वह जिस भाषा में है, उसका हम अपनी भाषा में अनुवाद कर सकें, उससे लोगों को शिक्षित बना सकें। लेकिन वह शिक्षा की जो मूल अवधारणा होगी वह एक उपयोगितावादी दृष्टि से ही होगी कि शिक्षा का समाज में उपयोग क्या है। शिक्षा सिर्फ एक विलासिता की चीज़ नहीं होनी चाहिए, या समाज से एक स्तरीकरण नहीं बढ़ना चाहिए उसमें कि यदि कोई शिक्षित है तो वह तमाम लोगों से ऊपर है। जो कि वो कहते हैं कि यदि हम किसी किसान को ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करना सिखाते हैं, इस तरह से जो भारत में वो बहुत इस तरह कार्यक्रम चले, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें किसी को हस्ताक्षर करवाते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि इसके क्या मायने हैं। वो हस्ताक्षर कर लेने से उसके जीवन में कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। यदि वह है ही पहले से वो शिक्षित है, सिर्फ उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, तो उसको हम अशिक्षित नहीं मान सकते। वो अपना जीवन जी रहा है, बेहतर तरीके से जी रहा है, एक समझदारी वाला जीवन जी रहा है, तो वह शिक्षित है, वह अज्ञानी नहीं है। लेकिन हमने अनिवार्यतः जिस तरीके से अक्षर ज्ञान को और ख़ासकर अंग्रेजी ज्ञान को, मतलब यह हमने खुद से इस मोह में पड़ करके खुद से हमने ऊपर यह पास लिया हुआ है, गुलामी का पास लिया हुआ है। और कहते हैं कि यह जितने लोग आज अंग्रेजी जानने वाले हैं, तमाम गलत सलत अंग्रेजी में लिख करके वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। और अपनी भाषा, वो कहते हैं वकालत की जो ऐसी स्थिति है कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं वह भी कहते हैं कि हमें हिंदी में अनुवाद करके दीजिए, क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती, हम अंग्रेजी ही समझ सकते हैं, अंग्रेजी ही पढ़ सकते हैं। कहते हैं किसी देश के लिए इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है कि उस देश के लोग ही अपनी भाषा में बात करने से मना कर दें या अनभिज्ञता जाहिर करें। वो कहते हैं कि वेल्स का उदाहरण वो देते हैं कि वेल्स एक छोटा सा प्रांत है इंग्लैंड का, लेकिन आज वहाँ बातचीत चल रही है कि लोग वेल्स की अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करें, उस भाषा को बढ़ाने की बात चल रही है, उसको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। और भारत जो कि इतना बड़ा देश है और इस देश की जो राष्ट्रभाषा हो सकती है हिंदी, वो 1909 में ही हिंदी को लेकर कह रहे हैं कि हिंदी सबको सीखनी होगी। लेकिन यह भी कहते हैं कि इससे दूसरी भाषाएं कमज़ोर नहीं हो जाएंगी। कहते हैं कि दूसरी भाषाओं से कि हर एक उत्तर और पश्चिम के लोगों को एक दक्षिण की भाषा, खासकर तमिल जरूर सीखनी चाहिए, और तमिल के लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्यतः मातृभाषा में दी जानी चाहिए, और अंग्रेजी का ज्ञान उसके अपने उपयोग पर छोड़ना चाहिए। यदि वह चाहे और ज़रूरत पड़े तो अंग्रेजी सीखे, लेकिन अंग्रेजी सीखने के कारण उसको समाज में कोई दर्जा, विशेष दर्जा नहीं प्राप्त होना चाहिए। कहते हैं कि आज जो सरकारी नौकरियों की स्थिति है, जो जिस तरीके से मध्य वर्ग में
हमारे पैठ करने की जो हमारी एक अनंत चाहत है कि हम जिस तरह से सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं और शिक्षा को उसका माध्यम बना रहे हैं, वह एक वास्तविक अर्थों में वह एक गुलामी की तरफ बढ़ने की बात है। वास्तविक अर्थों में यदि हमें स्वराज का रस चखना है, स्वराज्य की बात करनी है, तो उसे हम अपनी भाषा में ही कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर वह हमारी भाषा जो है वह हमारी मातृभाषा और एक राष्ट्रभाषा के तौर पर यदि हम कहें तो वह हिंदी होगी। कहते हैं कि यदि हम जिस दिन इस बात को समझ लेंगे और जनता के बीच अपनी भाषा में बातचीत करने लगेंगे, अपनी भाषा को महत्व देना शुरू करेंगे, उस दिन हम इस कुचक्र से, गुलामी के इस जो चक्रव्यूह जिसमें हम फंसे हुए हैं, उससे हम जरूर मुक्त होने की तरफ बढ़ सकेंगे।